हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाबित सुख। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 25C करेंगे, जो कि है अबाउट गारंटी। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कही है या बैंक गारंटी कही है, उसके बारे में है। दो पार्ट में करेंगे इसको। वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, पर फिर भी दो पार्ट करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम में और जनरली व्हेन यू आर वर्किंग इन अ बैंक आपको गारंटी के बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए। ओके, तो चलिए समझते हैं। देखिए, बैंक गारंटी का कॉन्सेप्ट वैसे अगर आप बैंक में काम करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी आप समझते ही होंगे। जैसे जब आप बैंक में पहले मान लीजिए आपने एजुकेशन जब लोन लिया रहा होगा, मैं मान लेता हूँ यू वेंट फॉर एजुकेशन लोन। तो जब आप एजुकेशन लोन में लेने गए होंगे तो बैंक ने आपसे कहा होगा कि किसी को गारंटी के तौर पर, गारंटर के तौर पर लाइए। तो ज़्यादातर केसेस में जो फादर या मदर होते हैं उन्हें गारंटर बना दिया जाता है। ठीक है, बैंक बदले में आपको लोन दे देता है। तो कुल मिला करके अगर गारंटी में देखा जाए कितनी पार्टियाँ इन्वॉल्व हुई, बैंक जिसने लोन दिया उसे क्रेडिटर कहते हैं। आपने लोन लिया हुआ है अपनी पढ़ाई के लिए तो आप कहलाएंगे मुख्य उधार लेने वाले, यानी कि प्रिंसिपल डेटर। क्या बोले जाएंगे? प्रिंसिपल डेटर बोले जाएंगे। और चूंकि आपके फादर ने गारंटी दी है तो जो व्यक्ति गारंटर होता है उसे श्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योरिटी बोलते हैं। तो बस यही, इतने पर ही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस आर डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ लेटर्स डिफ़ॉल्ट। यानी यहाँ पर मान लीजिए ए है जिसको लोन, एजुकेशन लोन चाहिए, यहाँ पर बैंक है और यहाँ पर उनके फादर हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी प्रॉमिस को पूरा करने का। यानी आपके फादर ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं बैंक का पैसा वापस कर दूंगा। यदि ए यानी मेरा बेटा नहीं लौटाएगा तो मैं लौटाऊंगा। तो परफॉर्म द प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाता है या लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाता है। किसको? किसी तीसरे व्यक्ति को, अगर बाद वाला जो है मतलब डिफ़ॉल्ट करता है। बाद वाला डिफ़ॉल्ट, लेटर डिफ़ॉल्ट का मतलब जब ए डिफ़ॉल्ट करेगा यहाँ पर, तो जो ये बैंक की लाइबिलिटी है, जो भी बैंक के पैसे हैं उसको इनका फादर वापस करेगा। यही होता है बैंक गारंटी। जो गारंटी होती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लिखित ही होती है। ओके, क्वेश्चन वेदर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आर अ गारंटी। अब सवाल ये भी है कि किसको हम गारंटी मानेंगे और किसको इंडेमनिटी मानेंगे। तो वो जो है मतलब आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसकी भाषा को, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देख करके फिर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मतलब ये किस तरीके, मतलब ये मतलब इंडेमनिटी है या गारंटी है। जनरली इंडेमनिटी में क्या होता है? इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, फायर इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो इंडेमनिटी कहलाती है। बैंक गारंटी आपको समझ में आ ही गया है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बात करें? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यानी कि गारंटी में कितनी पार्टी होती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कुल 3 लोग लगते हैं। अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, यानी जो गारंटी देता है, जो गारंटर है यानी फादर आपके, श्योरिटी कहलाते हैं। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज गिवन, यानी वो व्यक्ति जिसके डिफ़ॉल्ट करने पर गारंटी दी गई कि अगर ये नहीं देगा जो है पैसा तो मैं वापस करूँगा। तो जिसने जो पैसा नहीं दे पाएगा, है ना, जिसके डिफ़ॉल्ट की वजह से, जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, यानी आपने एजुकेशन लोन लिया, आप नहीं पैसे लौटा सकते, तो इसीलिए गारंटी दी गई है, तो आपको प्रिंसिपल डेटर कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? यानी कि जिसने एजुकेशन लोन लिया था उसे प्रिंसिपल डेटर कहेंगे। आपके फादर श्योरिटी हो गए। पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, अब जिसको गारंटी दी जाती है उसे हम क्रेडिटर या बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं। ओके, तो देयर आर टोटल 3 पार्टीज। श्योरिटी होता है यानी गारंटर को हम श्योरिटी कहते हैं, जो उधार लेता है उसे प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, जो उधार देता है उसे क्रेडिटर या बेनिफिशियरी कहते हैं। तो देखो, उधार देने का काम ज़्यादातर बैंक करेगा, तो क्लियर सी बात है क्रेडिटर या बेनिफिशियरी हमेशा बैंक होगा कोई, या फिर किसी और से ले लिया, बात अलग है, जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर आपको समझने के लिए। ए वांट्स टू टेक अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी। ए जो है लोन लेना चाहता है किससे? बी से। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। यानी लोन कौन लेगा? ए। किससे लेगा? बी से। तो देखो भाई, लोन लेगा इसका मतलब ये डेटर हो जाएगा, लोन देगा बी इसका मतलब ये क्रेडिटर हो जाएगा। चलो इतना तो हमें वैसे ही पता है कि जो पैसा देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं, जो पैसा लेता है उसे, जो पैसा देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं और जो पैसा लेता है उसे डेटर कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। बट बी डज नॉट नो ए वेरी वेल, लेकिन बी को ए के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसको लग रहा है कि पता नहीं मेरे 10,000 रुपये लेकर के ये भाग गया तो मैं क्या कर लूँगा।
ज़्यादातर केसेस में होता भी है, लोग लेके पैसे भाग ही जाते हैं ना। एंड फियर दैट ए मे नॉट रिटर्न द मनी, ए जो है पैसे ना लौटा पाए। जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे क्रांतिकारी लोग होते हैं जिनको आइडिया आता है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि हर गरीब व्यक्ति को 50-50 हज़ार रुपये का लोन दे दे बिना किसी मतलब गारंटी के। तो उसके पीछे वजह यही है कि भाई नहीं लौटाएगा। आपने अभी वो क्या नाम है, जो एक स्कीम आई थी 10,000 रुपये जिसमें स्ट्रीट वेंडर को दिया गया था, है ना, स्वावलंबन या स्वाभिमान ऐसे कोई स्कीम आई हुई थी ना, 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया था। तो उसमें 10,000 रुपये जब दिए गए तो भी उसमें कहीं ना कहीं हद तक 40-50 पेज भरे जाते हैं, तब जाके 10,000 रुपये को उधार दिया जाता है, राइट। तो ये है, मतलब उसे बैंक को आइडिया नहीं है कि भाई ए पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। अब क्या हुआ, सी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ ए, किसको पैसे लेने हैं, ए को। ए का फ्रेंड कौन है, सी, है ना, ए का एक दोस्त है सी, ओके। सी टेल्स बी, अब सी ने बी को बोला, सी ने बी को बोला कि यार पैसा तू दे दे, अगर ए नहीं देगा तो मैं लौटाऊंगा, ओके। इफ़ ए डज नॉट रिटर्न द मनी टू बी, यदि ए पैसा तेरा नहीं लौटाएगा, बी का नहीं लौटाएगा, सी विल पर्सनली पे इट टू बी, तो सी की जिम्मेदारी होगी कि वो पैसा बी को पे करे। अंडर दिस एश्योरेंस बाई सी टू बी, यानी कि इस तरीके के जब भरोसा दिलाया गया सी के द्वारा बी को, तो बी ने पैसा उधार दे दिया किसको, ए को, यानी कि बी ने अब 10,000 रुपये ए को दे दिए कि चलो कोई बात नहीं, तुम पर भरोसा है, जाओ जो है दे दिया। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिंसिपल डेटर हो गया जिसने पैसा लिया, ये बैंक या पर्सन जो है क्रेडिटर हो गया, और सी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, गारंटर, या इसे ही श्योरिटी कहते हैं, इसे गारंटर या श्योरिटी कहते हैं। ऑन द डेट ऑन व्हिच द मनी वाज टू बी ट्रांसफर्ड, सॉरी रिटर्न, जिस डेट पर पैसे लौटाने थे ए उस दिन फेल कर जाता है, 10,000 रुपये नहीं पे कर पाता है। अब जिस दिन कहा था कि मान लो 6 महीने बाद उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद ए जो है पैसे नहीं लौटा पाया, तो अगर ए नहीं लौटाएगा तो सी ने गारंटी ली थी ना भाई कि अगर ए फेल कर जाएगा, इफ़ ए डज नॉट रिटर्न द मनी आई सी विल पर्सनली पे इट टू बी, तो सी की जिम्मेदारी हुई कि बी को आकर के पैसे दे। तो कैन बी नाउ डिमांड दिस मनी फ्रॉम सी, तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि क्या बी जो है वो सी से पैसे मांग सकता है, बेधड़क और बेहिचक मांग सकता है। यस ही कैन, यस ही कैन, वो पूछ सकता है भाई, क्योंकि गारंटी ली है तुमने, ओके। द कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब्ड अबव इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो हमने बातें की इतनी सारी, यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या बैंक गारंटी, ओके। दिस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व 3 पर्सन, इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 लोग हैं। जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा है उसमें ए क्या है, प्रिंसिपल डेटर है जिसने उधार ले रखा है, देखिए ए क्या है, प्रिंसिपल डेटर है, ओके। उसके बाद में बी क्या है, भाई बी ने लोन दिया था तो बी क्रेडिटर हो गया। सी कौन है, सी ने कहा था कि मैं पैसे लौटाऊंगा, अगर ए नहीं लौटा पाएगा तो सी इज श्योरिटी या सी इज गारंटर। देयरफॉर इन द अबव सिनारियो सी शैल पे टू बी ₹10,000, तो इसलिए अगर ए नहीं लौटा पाया तो भाई सी की जिम्मेदारी है कि वो 10,000 रुपये बी को दे। हाउएवर, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब सी ने 10,000 रुपये बी को दे दिए, चलो ठीक है। अब सी को क्या होगा, क्या सी ए से 10,000 वसूल पाएगा या नहीं वसूल पाएगा भाई, तो होनी चाहिए व्यवस्था ना। ऐसा तो 1 करोड़ का लोन जो है, मेरा दोस्त कहा कि 1 करोड़ का लोन जो है, अगर यहाँ ए है, मान लो यहाँ पर बी है, ठीक है, ए जो है ए ने बी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। ए कह रहा था कि मुझे भरोसा नहीं है बी पर, तो मैं आया, मैंने कहा कि अशोक ऐसा करो कि तुम बी को दे दो, और अगर जो है मतलब बी नहीं लौटाएगा तो मैं लौटाऊंगा। अब पता चला कि जो है बी ने लौटाया नहीं और मैंने 1 करोड़ रुपए इनको लौटाने पड़े, या मैंने लौटा दिए। अब भाई मैंने तो 1 करोड़ रुपए लौटा दिए, मेरे 1 करोड़ का क्या हुआ भाई, मेरी तो मतलब एक तरीके से मेरा नुकसान हो गया ना। मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा, दिमाग ख़राब था उस दिन मेरा, मैं गारंटर बन गया, अब 1 करोड़ रुपए मेरे चले गए। तो क्या व्यवस्था अवेलेबल है इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी पढ़ते हैं आगे, ओके। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एंड हियर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि मतलब जिसने उधार दिया था, है ना, जैसे बी ने उधार दिया था, बी को 10,000 रुपये मिल गए, तो कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर फिनिश नहीं हो जाता है। बी कैन आफ्टर ही हैज़ पेड द अमाउंट टू सी क्लेम द सेम अमाउंट फ्रॉम ए, बी जो है उसने सी को पैसे पे कर दिए, बी ने क्या किया 10,000 रुपये सी को दे दिए, क्यों, क्योंकि ए नहीं दे पा रहा था। अब ये 10,000 रुपये ए से क्लेम करेगा, कौन, बी,
समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए दे तो दिए ए को, तो ए को तो पैसे मिल गए, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए मैं उससे मांगूंगा भाई, जिसने डिफ़ॉल्ट किया, मैं बोलूँगा कि मेरे पैसे वापस कर भाई। मैं पागल थोड़ी ना हो, 1 करोड़ तेरी वजह से मैंने बैंक को दे दिए, मेरे पैसे वापस करो। वही बोल रहे हैं कि जो है वो पैसे वापस मांगेगा। दिस इज़ यूनिक फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की यही सबसे खासियत होती है। देयर आर एक्चुअली 2 सेपरेट एग्रीमेंट्स बिटवीन ईच बिटवीन 2 ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ 2 जो है सेपरेट एग्रीमेंट चलते हैं और 2 पार्टियों के बीच में। समझते हैं किसके किसके बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। ठीक है, समझिए, एक कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच होगा? श्योरिटी। श्योरिटी कौन है? जिसने गारंटी दी थी कि मैं पैसा लौटाऊंगा। क्रेडिटर कौन है? जिसने उधार दिया था। इसने 10,000 रुपये किसको दिए थे? प्रिंसिपल डेटर को। ठीक है, तो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्लियर लिखा पढ़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके किसके बीच में? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, कि भाई यदि प्रिंसिपल डेटर नहीं लौटाएगा तो श्योरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रेडिटर को पैसे लौटाए। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में होता है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसा होता है? इम्प्लाइड, एक्सप्रेस नहीं होता, मतलब ये कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा कि अगर श्योरिटी ने पैसे पे कर दिए क्रेडिटर के, 10,000 रुपये इसने लौटाए, तो अब श्योरिटी की पूरी वो अधिकार है कि वो प्रिंसिपल डेटर से 10,000 रुपये ले ले। तो ये दूसरा एग्रीमेंट होता है। यही बात यहाँ तक लिखी हुई है। The essence of guarantee is that a guarantor agrees to discharge his liability in the happening of an event when the principal debtor failed to his duty। तो अगर गारंटी के इसेंस की बात करें, बैंक गारंटी की इसेंस की बात करें, तो खासियत क्या होती है कि इसमें एक गारंटर एग्री करता है कि वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। कब? जब प्रिंसिपल डेटर जो है अपनी ड्यूटी को करने में फेल रहेगा, तो वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करेगा, यानी कि प्रिंसिपल डेटर की जगह पे पैसे क्रेडिटर को लौटाएगा। समझिए, क्रेडिटर कौन है, श्योरिटी कौन है, प्रिंसिपल डेटर कौन है, अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, जिसने एजुकेशन लोन लिया है वो आपका प्रिंसिपल डेटर हो गया। आपके फादर जिन्होंने गारंटी दी है वो श्योरिटी हो जाते हैं, और जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो आपका क्रेडिटर हो जाता है। ओके, तो इन टर्म्स का यूज़ करूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए एक एग्जांपल दे रखा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक कंसिडरेशन जरूर होना है। कंसिडरेशन का मतलब वैसे तो फ्रेंड्स जो है इन एक्सचेंज होता है, किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना। जैसे मैं किसी के मकान में रहता हूँ तो इन एक्सचेंज उससे मैं क्या देता हूँ? रेंट। तो ये एक कंसिडरेशन है। ओके, मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, बदले में तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये एक तरीके कंसिडरेशन है। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी एक तरीके का प्रॉमिस, एक वादा, कुछ करने का वादा भी जो है कंसिडरेशन माना जाता है। वादा कैसा? आपके फादर ने वादा किया है कि यदि मेरा बेटा पैसा नहीं लौटाएगा तो मैं लौटाऊंगा, तो जो आपके फादर का प्रॉमिस है दैट इज आल्सो अ कंसिडरेशन। ओके, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, डोडसाल लिमिटेड वर्सेस कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक कंपनी थी और एक जो है बैंक था, उनके बीच में एक केस चला। तो उसमें केस में क्या हुआ? वेयर अ गारंटी इज गिवन बाय बैंक, जब एक गारंटी बैंक के द्वारा दी जाती है अगेंस्ट इनकैशमेंट ऑफ बैंक गारंटी विदाउट एस्टेब्लिशिंग फ्रॉड, इरिट्रेबल इनजस्टिस इज जनरली नॉट ग्रांटेड। मतलब इनका कहने का ये है कि एक बैंक गारंटी इशू की गई थी, ठीक है, तो डॉडसाल ने क्या कहा कि आप ऐसा करो कि इस बैंक गारंटी को इनकैश ना करो, यानी कि एक बैंक गारंटी इशू की गई थी अगेंस्ट किसके लिए? इनकैशमेंट ऑफ गारंटी। थोड़ा सा लैंग्वेज पेचीदी है, मतलब लॉ वाले मामले होते हैं, समझने का प्रयास करेंगे सिंपल टर्म में। तो यहाँ क्या कहा गया कि बैंक गारंटी जो है उसको इनकैशमेंट मत करिए, यानी कि आप बैंक गारंटी के अगेंस्ट में पैसा मत दीजिए, ऐसा डॉडसाल ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो जज वगैरह थे उन्होंने ये कहा कि जब तक जो है कोई फ्रॉड ना इस्टेब्लिश हो जाए या कोई ऐसा इनजस्टिस ना हो रहा हो जिसको हम सुधार ना सकें, ऐसा कोई अन्याय हो रहा है जिसे हम सुधार ना सकें, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा जिसमें बैंक गारंटी को इनकैशमेंट करने से रोका जा सके। बात इतनी सी है, ठीक है। डॉडसाल 3 थे इसमें, डॉडसाल लिमिटेड भी था, कृषक भारती कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड था और एसबीआई भी इन्वॉल्व था। ओके, इसमें मतलब ये इसने गारंटी इनको दे रखी, इस तरीके से ये चल रहा था। तो कुल मिलाकर के कहानी ये थी कि जब तक कोई बैंक गारंटी है, मान लो बैंक गारंटी अगर दी गई है, उसमें या तो पार्टी के द्वारा फ्रॉड करने की कोशिश की गई हो या कोई ऐसा इनजस्टिस हो रहा हो
तभी जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है उस बैंक गारंटी को इनकैशमेंट से रोकेगा, अदरवाइज नहीं रोकेगा। बस इतना से इसका सार है, ठीक है। एन अनकंडीशनल इररिवोकेबल बैंक गारंटी, एक ऐसी बैंक गारंटी जो अनकंडीशनल है, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं है, इररिवोकेबल है, मतलब उसे वापस नहीं हटाया जा सकता है। ऐसी बैंक गारंटी के केस में डिमांड मतलब इनकैशमेंट ऑन डिमांड होती है विदाउट एनी डेमर, किसी तरीके की बाधा के बगैर जैसे ही आप डिमांड करोगे आपको कैश मिल जाएगा, ये होता है। अनकंडीशनल इररिवोकेबल अगर बैंक गारंटी है तो उसमें इनकैशमेंट उसका, यानी उस गारंटी को इनकैश करवाया जा सकता है। कैश मिलना नकदी मिलने से नहीं, इनकैशमेंट करवाया सकता है, उस गारंटी को यूज किया जा सकता है ऑन डिमांड। जब भी आप डिमांड करोगे कि हाँ इस गारंटी को जो है यूज करिए, यूज हो जाएगी बिना किसी तरह के डेमर के, यानी किसी तरीके की बाधा के बगैर, ठीक है। आगे बात होती है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लाइड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे बैंक गारंटी पर भी कंप्लाई किए जाते हैं, लागू होते हैं। ऑल द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स व्हिच अप्लाइड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं, सिद्धांत लागू होते हैं, लाइक व्हाट कैन फॉर्म कंसिडरेशन किसे मानेंगे, व्हाट वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ये सभी अप्लाई होते हैं बैंक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर भी। ओके, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जितने सिद्धांत और नियम कानून हैं वो सभी जो है गारंटी पर भी लागू होते हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, तो वही मैंने बताया था, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिलना, मैं आपके मकान में रहूँगा, बदले में आपको रेंट दूंगा, तो ये कंसिडरेशन होता है। उसी चीज़ को यहाँ देखिए, एनीथिंग डन, कुछ भी किया गया, और एनी प्रॉमिस मेड, या कोई वादा किया गया, कोई चीज़ की गई या कोई प्रॉमिस किया गया, कोई वादा किया गया, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जिसने उधार लेना है उसके फ़ायदे के लिए यदि हमने कोई काम किया या हमने कोई वादा किया, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, तो इसे सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा टू श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो श्योरिटी ये मानेगा हाँ हम गारंटी दे सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छा कंसिडरेशन है। तो प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए कोई चीज़ की जाए या कोई प्रॉमिस अगर किया जाता है तो उसे सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाता है श्योरिटी के लिए कि वो गारंटी दे दे अंडर सेक्शन 127। देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर द गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी बी ने रिक्वेस्ट किया ए से कि भाई ऐसा है कि अब कुछ सामान बेचो और उन्हें मुझे पहुंचा दो, ठीक है। बी ने रिक्वेस्ट किया ए से, ए एग्रीज टू डू सो, ए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, प्रोवाइडेड, लेकिन सी जो है गारंटी दे मुझे, यानी ए ने कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं सामान पहुंचा दूंगा क्रेडिट पर, उधारी पर दे दूंगा, लेकिन सी मुझे गारंटी दे कि यदि तुम नहीं दो पैसा वापस करोगे तो सी मुझे पैसा वापस करेगा। तो वही है कि प्रोवाइडेड सी विल गिव गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, तो सी गारंटी देगा कि जो भी गुड्स का प्राइस होगा उसकी पेमेंट सी करेगा अगर तुम नहीं देते हो। सी प्रॉमिस करता है, सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन, सी ने प्रॉमिस किया कि वो पेमेंट की गारंटी देता है इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स, लेकिन उसने ये कंसिडरेशन में क्या रखा कि भाई अगर ए अपना वादा पूरा करेगा कि वो उस गुड्स को डिलीवर करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं, यदि बी पैसा नहीं देगा तो जो है मैं पैसा ए को वापस कर दूंगा, ऐसा सी ने कहा। तो दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो ये सी का प्रॉमिस क्या है, पैसे देने का। कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर, कंसिडरेशन है ए का वादा गुड्स को डिलीवर करने का। अब अगर ए गुड्स नहीं डिलीवर करेगा तो ए कंसिडरेशन नहीं बनेगा, एक गुड्स मतलब सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं बनेगा और हम वादा नहीं पूरा करेंगे। भाई ये थोड़ी ना है कि ए ने गुड्स डिलीवर ही नहीं किया और ए कह रहा है कि भाई बी पैसे नहीं दे रहा तुम सी मेरे पैसे दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये दूसरा केस है ये, उससे जोड़िएगा मत। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए जो है गुड्स को बेचता है और उसे बी को दे देता है ले जा करके। सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट अ फॉरवेयर, अब यहाँ पर सी आता है और वो रिक्वेस्ट करता है ए से कहता है भाई कि टू फॉरवेयर मतलब रेफरेन टू सू बी फॉर डेट फॉर अ ईयर। तो सी आता है वो ए से कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर बी तुम्हारे पैसे नहीं देता है तो 1 साल तक तुम कोई कोर्ट केस मत करना, उसकी उधारी के लिए तुम उसको सू मत करना, कोर्ट कचहरी मत घसीटना, ठीक है। ऐसा अगर बोला जाता है, सी ने कहा ए को कि भाई ऐसा है कि रेफरेन करना अपने आप को, फॉरवेयर करना कि 1 साल तक कोई नॉट टेक लीगल एक्शन फॉर रिकवरी के लिए कोई लीगल एक्शन 1 साल तक मत लेना। द प्रॉमिस दैट इफ़ ही यानी ए डज सो सी विल पे फॉर देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाई बी,
तो यहाँ पर प्रॉमिस क्या किया गया कि यदि ए ऐसा करता है, ए क्या करेगा, ए 1 साल तक किसी तरीके का कोर्ट कचहरी का चक्कर में नहीं डालेगा, और अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है तो सी क्या करेगा, उसको पे करेगा। सी पे करेगा कब, जब बी डिफ़ॉल्ट करेगा। ए एग्रीज टू फॉरवियर यानी कि रेफ्रेन एज रिक्वेस्टेड, मतलब कहता है कि ए ने एग्री कर लिया, कि ए ने मान लिया कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो सी, तो मैं मान जाता हूँ 1 साल तक मैं इससे जो है कोर्ट कचहरी की वजह से पैसे वसूलने की कोशिश नहीं करूँगा। तो दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सी का प्रॉमिस। अब यहाँ सी का प्रॉमिस क्या है, सी कहता है कि यदि बी डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं पैसे दूंगा, और बदले में इसको क्या मिला है, ए से एक प्रॉमिस मिला है, एक वादा मिला है कि वो 1 साल तक बी के ऊपर किसी तरीके का केस नहीं करेगा। तो दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन, सफिशिएंट कंसिडरेशन। ये तीसरा केस है। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान पहुंचा दिया, ठीक है, सेल किया और पहुंचा दिया। सी आफ्टरवर्ड आउट ऑफ नथिंग, मतलब सी एकदम अचानक से सो के उठा और ना किसी से कोई बातचीत, ना कुछ, ना ए से लेना ना बी से लेना, विदाउट एनी रिक्वेस्ट आर प्रॉमिस टू हिम बाई एनी पार्टी, ना किसी पार्टी ने निवेदन किया, ना किसी पार्टी ने कोई वादा किया, लेकिन फिर भी उसने कहा एग्रीज टू पे फॉर द गुड्स इन डिफ़ॉल्ट ऑफ बी। उसने वादा कर लिया कि अगर बी नहीं पैसे देगा तो मैं दूंगा, मैं हूँ ना, है ना, मैं पे करूँगा, ऐसा उसने बोल दिया। मतलब ना ए से कोई लेना देना, ना बी से कोई लेना देना। तो अब आपको क्या लगता है, ये कोई अच्छा कंसिडरेशन है भाई? ना ए ने तुमसे कहा है, ना बी ने तुमसे वादा किया है, ना किसी तरीके कोई प्रॉमिस किसी ने किया है, तो तुम काहे के लिए जो है मतलब बेगानी शादी में दीवाने बड़े टहल रहे हो। ओके, तो दिस इज अ वाइड या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस, है ना। तो मतलब ये एक इनवैलिड या वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ किसी तरीके कोई कंसिडरेशन नहीं है सी के प्रॉमिस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से एक वॉक थ्रू करते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने देखा गारंटी क्या होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर किसी तरीके के प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाता है, किसी वादे को पूरा किया जाता है, या किसी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है जब भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पर डिफ़ॉल्ट करता है। जो गारंटी होती है वो ओरल भी हो सकती है, यानी मौखिक या लिखित हो सकती है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको डॉक्यूमेंट की भाषा को समझ करके और किस नेचर के टर्म्स हैं उसको देख करके ही समझा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ की बात करें तो इसमें 3 पार्टी होती हैं। जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे श्योरिटी कहते हैं, जो व्यक्ति लोन लेता है उसे प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, और जो व्यक्ति पैसा देता है उसे क्रेडिटर या बेनिफिशियरी कहते हैं। दूसरे भाषा में कहें, गारंटर को श्योरिटी कहते हैं, जिसके डिफ़ॉल्ट करने की वजह से गारंटी दी गई है उसे प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, और जिसे गारंटी दी गई है, जिस व्यक्ति को गारंटी दी गई है उसे क्रेडिटर या बेनिफिशियरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा कि ए जो है 10,000 रुपये का लोन लेना चाहता है बी से, लेकिन बी जो है ए को अच्छी तरीके से नहीं जानता है। ए को बी से लोन लेना है 10,000 का, लेकिन जो है बी जो है ए को नहीं जानता, लेकिन बी सी को जानता है और ए भी सी को जानता है। तो सी ने कहा कि ऐसा है कि तुम ए को लोन दे दो 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए नहीं लौटाएगा तो मैं लौटा दूंगा, ठीक है, बस। तो इसकी वजह से बी ने 10,000 रुपये ए को दे दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सी ने गारंटी दे दी, तो इसका मतलब सी यहाँ पर क्या हो गया, श्योरिटी हो गया। बी क्या हो गया, बी ने लोन दिया है तो क्रेडिटर हो गया। ए क्या हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया। ओके, तो ये एक वैलिड जो है, ये यहाँ पर मनी, अगर ए जो है समय पर पैसे नहीं लौटाता है तो बी जो है सी से डिमांड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। यही जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है। इसमें कुल मिला के 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ए, ऊपर के एग्जांपल में ए ने लोन लिया है तो प्रिंसिपल डेटर हो गया, बी ने लोन दिया है तो क्रेडिटर हो गया, सी क्या है, सी एक श्योरिटी है, ठीक है। अब एबव सिनेरियो में बात करें तो सी शैल पे टू बी 10,000, इसलिए एबव सिनेरियो में अगर बात करें तो सी को चाहिए कि बी को 10,000 रुपये पे करे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है इस कॉन्ट्रैक्ट की कि बी ने अगर जो है सी को पैसे दे दिए तो वहाँ पर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर, है ना। नोट करने वाली बात है कि भले ही बी ने सी को पैसे दे दिए हैं, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जो है बी कैन आफ्टर सी को पैसे देने के बाद में जो पैसे सी को दिए हैं उसको ए से वसूल सकता है। ये एक यूनिक फीचर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, ठीक है। यहाँ पर 2 सेपरेट एग्रीमेंट होते हैं। पहला एग्रीमेंट होता है जो कि एक्सप्रेस होता है, यानी कि क्लियर कट लिखित में होता है, श्योरिटी और क्रेडिटर में। श्योरिटी कहता है कि यदि जो है
जिसने उधार लिया है वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ऑटोमेटिक लागू हो जाता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। प्रिंसिपल डेटर कौन है? जिसने उधार लिया है। श्योरिटी कौन है? श्योरिटी होता है वो व्यक्ति जिसने वादा किया है कि मैं पैसे लौटाऊंगा, ठीक है। तो एसेंस ऑफ गारंटी की बात करें, गारंटी की क्या खासियत होती है? तो इसमें गारंटर होता है, वो वादा करता है कि प्रिंसिपल डेटर अगर अपनी ड्यूटी को मतलब जो है पूरा करने में फेल करेगा तो गारंटर की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, ओके, पूरा करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी होता है। देयर शुड बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कोई चीज़ करना या कोई वादा करना भी कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में एक केस देखा हमने, डोडसाल लिमिटेड वर्सेस कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई बैंक गारंटी है, उसको कोई यूज करना चाहता है, इनकैश करवाना चाहता है, तो इनकैश करवाने से सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट तब तक नहीं रोक सकता है जब तक कि ये ना पता चलता है कि उसमें कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है या किसी तरीके का ऐसा अन्याय हो रहा है जिसे मतलब जो है सुधारा ना जा सके, ओके। उसके बाद में अगर कोई जो है बैंक गारंटी है जो कि अनकंडीशनल है, यानी कोई कंडीशन नहीं उसमें, इररिवोकेबल है, जिसे वापस मतलब रोका नहीं जा सकता है, रिवोक नहीं किया सकता है, तो ऐसी बैंक गारंटी को इन कैश ऑन डिमांड किया जाता है। जैसे ही डिमांड जनरेट होगी वो तुरंत ही इन कैश हो जाएगा विदाउट एनी डेमर, किसी भी डेमर के बगैर, मतलब किसी तरीके की बाधा के बगैर। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के जो सिद्धांत होते हैं वो ऑटोमेटिकली लागू होते हैं, कंप्लाई किए जाने चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल सिद्धांत और रूल्स होते हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर भी लागू होते हैं। जैसे एक अच्छा कंसिडरेशन किसे कहेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर लागू होते हैं। कंसिडरेशन की बात करते हैं तो कोई चीज़ की जाए, एनीथिंग डन और एनीथिंग प्रॉमिस मेड, या कोई चीज़ की जाए या कोई प्रॉमिस किया जाए, है ना, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, तो इसे जो है सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाता है श्योरिटी के लिए कि वो गारंटी दे दे। ये एज पर सेक्शन 127 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 127 की ही बात हो रही है फ्रेंड्स, ओके। ध्यान रखिएगा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहाँ जो भी हम इस चैप्टर नंबर 25 में जितने भी हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो है वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही आते हैं, ओके। अब यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दिया, कंसिडरेशन किसे मानेंगे, तो वही बी एग्जांपल समझ लीजिए। बी ने ए से रिक्वेस्ट किया, कि भैया ऐसा है कि कुछ सामान हमको उधार पर दे दो और इसे हमें मतलब डिलीवर कर दो। तो ए ने कहा कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन जो है सी मुझे गारंटी दे कि जब भी मतलब वो पेमेंट करेगा अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे। सी ने ऐसा वादा कर लिया, सी ने कहा कि ठीक है चलो, यदि बी नहीं देगा तो मैं पैसे तुम्हारे लौटाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ एक सफिशिएंट कंसिडरेशन हुआ सी के प्रॉमिस के लिए। सी ने क्या प्रॉमिस किया है कि यदि बी नहीं पैसे लौटाएगा तो मैं पैसे लौटाऊंगा। और यहाँ पर सी का कंसिडरेशन क्या है कि ए जो है उस गुड्स को ज़रूर से ज़रूर बी को डिलीवर करे, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखा, ए जो है सेल करता है गुड्स को और उसे बी के पास पहुंचा देता है। सी बाद में ए से जा कर के रिक्वेस्ट करता है कि भैया ऐसा है कि 1 साल तक तुम इससे ना तो उधार अपना मांगना और ना ही किसी तरीके का जो है कोई लीगल एक्शन लेना, कोई लीगल एक्शन ना लेना, है ना, सू मत करना, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत दौड़ाना 1 साल तक। और यदि ये जो है तुम्हारा पैसा नहीं लौटाएगा 1 साल बाद तो मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। ए ने एग्री कर लिया, तो जो है ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है सी के लिए, है ना। ए यहाँ पर सी के लिए कंसिडरेशन क्या है, ए का इस बात का वादा कि वो 1 साल तक बी को जो है सू नहीं करेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा। तीसरा केस था जिसमें ए जो है, ए ने कुछ सामान बेचा और उसको बी के पास पहुंचा दिया। सी बिना कोई बातचीत हुए, बिना किसी की रिक्वेस्ट के, निवेदन के, प्रॉमिस के, है ना, सोचो मतलब मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कोई आता है बोलता है कि यार 50 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, इसको ले जाओ तुम रखे रहो, मतलब ये उस टाइप की बात हो गई, ठीक है। तो किसी तरीके का कोई वादा नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसने कहा अरे कोई नहीं, अगर बी डिफ़ॉल्ट करता मैं पे करूँगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है सी के प्रॉमिस के लिए। सी का प्रॉमिस क्या है, सी वादा कर रहा है कि भाई मैं जो है अगर बी नहीं पैसे पे करेगा तो मैं पैसे पे करूँगा। लेकिन सी को कौन सा प्रॉमिस, सी को बदले में कंसिडरेशन में क्या मिला है, ना तो ए ने कहा है कुछ, ना बी ने कहा है कुछ, है ना। तो ये जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज़ अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी की बात करते हैं, तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी
मेरे ख्याल से यहाँ से अब शुरू हो गया ना फिर से, हाँ ठीक है। लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी की बात करेंगे। लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, यानी कि मतलब उसी समय पर उसी स्थान पर साथ साथ चलती है, को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 128 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 128 कहता है कि जो सिक्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ चलती है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, अ सिक्योरिटी इज रिगार्डेड एज फेवर्ड डेटर, सिक्योरिटी को फेवर्ड डेटर भी कहा जाता है। दिस मीन्स दैट ओनली इफ प्रिंसिपल डेटर इज अनेबल टू पे द डेट सिक्योरिटी टेक्स द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यानी कि इसका मतलब होता है फेवर्ड, मतलब इसका फेवर किया गया है। इसका मतलब होता है कि जब प्रिंसिपल डेटर जो है पे नहीं कर पाएगा तभी सिक्योरिटी को जो है प्रिंसिपल डेटर की जगह लेनी पड़ेगी। देयरफॉर एनी सम ऑफ मनी ओड बाई प्रिंसिपल डेटर बिकम पेबल बाई सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हो कि जितना भी पैसा प्रिंसिपल डेटर ने उधार लिया था वो सारा का सारा सिक्योरिटी के द्वारा पे किया जाएगा। दिस इंक्लूड्स इवन द इंटरेस्ट दैट द प्रिंसिपल डेटर में ओ टू द क्रेडिटर। मतलब प्रिंसिपल डेटर ने सोचो 1,00,000 रुपये लिया हुआ था लोन और उस पर अगर 10,000 रुपये का ब्याज बन गया है तो अब 1,10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, किसको? सिक्योरिटी को। ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल डेटर को मूलधन प्लस ब्याज लौटाना था, अब प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया है तो सिक्योरिटी को ये पैसा ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। अगेन वंस द सिक्योरिटी हैज़ पेड द डेट, अगेन मतलब फिर से वही बात बताई जा रही है कि एक बार जो है सिक्योरिटी ने पैसा उधार चुका दिया, देन ही ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ ओरिजिनल क्रेडिटर। यानी कि जो बैंक था जिसने लोन दिया था अब उसकी जगह पर कौन आ गया? सिक्योरिटी। अब वो सारे के सारे अधिकार रखता है पैसे वसूलने के। ही कैन देन क्लेम द फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर द एंटायर सम ही हैज़ पेड द ओरिजिनल क्रेडिटर। तो ओरिजिनल क्रेडिटर को जो भी उसने पैसा पे किया हुआ है वो सारा का सारा वसूल सकता है, किससे? जिसने मूल तौर पर उधार लिया था। हाउएवर दो द लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इज की को एक्सटेंसिव, मतलब बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है, मतलब कि प्रिंसिपल डेटर के बराबर ही होती है, प्रिंसिपल डेटर के समान ही होती है। लेकिन यदि सिक्योरिटी चाहे तो अपनी लायबिलिटी को लिमिट भी कर सकता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे पी जो है ओज टू सी ₹80,000 ऑन अ गारंटी गिवन बाई एस, यानी कि पी के ऊपर सी की तरफ से 80,000 रुपये की उधारी है और इस उधारी के लिए गारंटी एस ने दे रखी है। लेकिन यदि एस चाहे तो अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकता है। कैसे? वो ये लिख देगा कि आई गारंटी द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट लेंट बाई सी टू पी, यानी कि कोई भी पैसा जो सी के द्वारा पी को उधार दिया जाएगा लेकिन उसके लिमिट में 50,000 रुपये रखता हूँ। तो इसमें क्या है कि अब 80,000 रुपये की पूरी देनदानी न होकर के केवल 50,000 की, यानी कि जैसे सोचिए आप बैंक में लोन लेने गए 20 लाख रुपए का, ठीक है। अब आपका दोस्त आपको गारंटर के तौर पर लेकर चला गया, मना कर नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसा है भाई कि मैं ना गारंटी देता हूँ लेकिन 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूँ, उसके ऊपर की मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, क्लियर होगी बात। तो प्रिंसिपल डेटर के को एक्सटेंसिव तो है, लेकिन यदि आपने ऐसी लैंग्वेज यूज कर दी तो आपकी लिमिट हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है गारंटी की, ठीक है। कुछ और बातें जानते हैं। सिक्योरिटी हैज़ नो राइट टू रिस्ट्रेन एन एक्शन अगेंस्ट हिम बाई क्रेडिटर ऑन ग्राउंड दैट प्रिंसिपल डेटर इज इंसॉल्वेंट। देखिए समझिए, मतलब आपने 20 लाख रुपए का लोन आपके दोस्त ने लिया और आप उसमें सिक्योरिटी बने हुए हैं, सिक्योरिटी मतलब आपने गारंटी दे रखी है। अब जो आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड जो है वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब तुम कह रहे हो कि बैंक से कि भैया वो जो लोन लिया था उसके बिजनेस नहीं चला और वो दिवालिया हो गया, तो मैं कहाँ से पे करूँ? नहीं, यहाँ पर आपको ये अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिए। सिक्योरिटी हैज़ नो राइट, सिक्योरिटी कोई अधिकार नहीं है, आप रेस्ट्रेन नहीं कर सकते कोई भी एक्शन। जो भी क्रेडिटर एक्शन लेना चाहेगा वो लेगा, आप उसे रोक नहीं सकते इस ग्राउंड पर कि जो जिसने उधार लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो दिवालिया हो गया है। दैट द क्रेडिटर मे हैव रिलीफ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन सम अदर प्रोसीडिंग। छोड़िए ये बात, ठीक है। बस समझ लीजिए कि आपका जो दोस्त है या जिसने उधार लिया है यदि वो दिवालिया भी हो जाता है उसके बावजूद भी आपसे पैसे वसूले जाएंगे। सिमिलरली इफ़ द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन एनी डिक्री, यानी कि कोर्ट से अगर कोई डिक्री ले आया हुआ है क्रेडिटर कौन, जिसने उधार दिया हुआ है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर और सिक्योरिटी के खिलाफ, द सिक्योरिटी हैज़ नो राइट टू रिस्ट्रेन एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम जस्ट बिकॉज क्रेडिटर हैज़ नॉट एग्जॉस्टेड हिज रेमेडी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। मतलब कहने का इनका ये है कि मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई मेरे ऊपर जो है, चलो तुम डिक्री ले आए लेकिन पहले तुम कोशिश करो प्रिंसिपल डेटर से पैसा वसूलो ना। जो मेरा दोस्त उधार ले तो उसको पहले पकड़ो, मुझे बाद में पकड़ो। पहले उसके लिए तो जितनी भी रेमेडीज अवेलेबल हैं, मतलब कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ या फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पहले प्रिंसिपल डेटर से पैसे वसूलो, जब वो ना दे पाए तब मेरे पीछे पड़ो। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, दूसरी लाइन ये कहती है। ओके, अगर क्रेडिटर ने कोई डिक्री ले आई है सिक्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ तो सिक्योरिटी को कोई अधिकार नहीं है कि वो रोके एग्जीक्यूशन ऑफ
मतलब उस जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से रोक नहीं सकता सिक्योरिटी। ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे ऊपर मत चलाओ, पहले जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है उसको यूज करके प्रिंसिपल डेटर से पैसे वसूलो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। मोर ओवर इवन वेयर द क्रेडिटर अब्सटेन फ्रॉम सुइंग द प्रिंसिपल डेटर within the period of limitation or the period principal debtor is discharged by the operation of law, security is not discharged। देखिए समझिए इसको क्या कह रहा है कि अगर क्रेडिटर ने क्या किया कि मान लो जो है प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, किसी ने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, आप उसमें श्योरिटी बने हुए हैं और यहाँ पर जो है वो बैंक है, ठीक है, बैंक को लगा कि चलो 1 लाख रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पर कोई कोर्ट केस करेंगे ही नहीं। ओके, तो वही कह रहा है कि क्रेडिटर ने अब्सटेन किया फ्रॉम सुइंग प्रिंसिपल डेटर, तो उसने कोर्ट में कोई केस ही नहीं किया, किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, लिमिटेशन क्या होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे। जैसे समझिए, मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो कि आपने एटीएम पर जाकर के ट्रांजैक्शन की, ठीक है, ट्रांजैक्शन करने पर पता चला कि पैसे आपको नहीं मिले। अब आपने बात आई गई होगी, 10,000 रुपये की बात थी, उसके 20 साल बाद जो है आफ्टर 20 ईयर आपका लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया जब, तो आपको लगता है कि यार उस सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें सुन के आपको लगा अरे यार वो 10,000 रुपये तो मेरे भी नहीं मिले थे, क्या मैं बैंक को यहाँ पर लपेट सकता हूँ, मैं बैंक के ऊपर केस कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो कानूनी प्रक्रिया का आपको पता नहीं था, अब लड़का सुप्रीम कोर्ट में है तो भाई भौकाल तो आपका है ही, ठीक है, तो आपने उसको यूज करने की कोशिश की। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नहीं, यहीं पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बैंक ये कहता है, लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस ट्रांजैक्शन के, जब आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई थी उसके विद इन 30 डेज आपको बैंक में क्लेम यानी कि बैंक में कंप्लेंट कर देनी है। 30 दिन के बाद यदि आपको होश आता है या आप नहीं आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझे मेरी बात को आप ना, समझ गए ना, ये चीज़ है ना। ये नहीं कि आज से 20 साल बाद मुझे याद आएगा अरे भैया 10,000 रुपये जो है 2012 में मेरे निकले नहीं थे, आज 2023-24 चल रहा है, चलो ऐसा करते हैं बैंक पर केस कर देते हैं। अब तो मैं खुद बैंक में हूँ, मुझे लोकपाल वगैरह का आइडिया, चलो मैं केस करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ओके, दैट इज़ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो वही बोल रहा है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन में प्रिंसिपल डेटर के ऊपर कोई केस नहीं किया, मतलब बैंक ने कोई केस ही नहीं किया, है ना, तो प्रिंसिपल डेटर को लॉ के द्वारा ये जो है डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जिसने गारंटी दी है उसको जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रिंसिपल डेटर हो सकता है डिस्चार्ज हो जाए कानूनी प्रक्रिया के तहत, या पीरियड ऑफ लिमिटेशन पार हो जाए और प्रिंसिपल डेटर के ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो, तो भी ये ना सोच के बैठे कि भाई हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, श्योरिटी अभी भी लायबल होता है। इवन द डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, देख लीजिए, प्रिंसिपल डेटर की यदि डेथ भी हो जाती है, डज नॉट रिलीज द श्योरिटी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, फिर भी जिसने गारंटी दी है उसकी जो है जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती जब तक वो ज़िंदा रहेगा। सोचिए, मतलब कहने का, ए ने उधार लिया बैंक से, ठीक है, और कोई जो है मान लीजिए डी यहाँ पर है जो कि बन गया इसका गारंटर, ठीक है, श्योरिटी, ये श्योरिटी है, ये प्रिंसिपल जो है डेटर है और ये बैंक आपका क्रेडिटर है। अब सोचिए ए ने लोन लिया था 1 करोड़ रुपए का और ए की डेथ भी हो गई, ठीक है, डी गारंटर बना हुआ है, तो अब समझ लीजिए कि ए की डेथ के बावजूद भी डी की जिम्मेदारियां भी ख़त्म नहीं होती जब तक डी जिंदा रहेगा। ध्यान दीजिए, जब तक डी आप जिंदा रहेंगे तब तक आपकी जिम्मेदारी होगी अगेंस्ट हिज लीगल हेयर। ध्यान दीजिए, उसके बाद आपके बच्चे हैं, सोचिए आपके 2 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कि देयर आर 2 सन, 2 बेटे बेटी हैं आपको, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम दैट डिसीज्ड श्योरिटी। जो आपके बच्चे हैं, सोचिए आपके पास में 3 करोड़ की संपत्ति है जो कि उनके पास जाती है, तो ये 3 करोड़ रुपए जो बच्चों ने कमाई है, सोचो 2 करोड़ आपके बच्चों ने भी कमाई, 3 करोड़ आपसे इनहेरिट किया, तो ये जो 3 करोड़ आप श्योरिटी के तौर पर थे, जो 3 करोड़ रुपए आपके थे, उस हद तक बैंक अभी भी आपकी जिम्मेदारी बनाएगा और आपसे पैसे वसूलेगा। समझ गए, प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो गई, आपको छुट्टी नहीं मिली, आपके पूरे लाइफ टाइम जब तक आप जीवित हैं तब तक नहीं मिली, इवन आपके बच्चों को भी नहीं मिलेगी। जितनी संपत्ति आप बना के जाओगे उतनी संपत्ति के अगेंस्ट बैंक अभी भी आपके जो उत्तराधिकारी हैं उनको जिम्मेदार मानेगा एज ए श्योरिटी, है ना। इनहेरिटेड फ्रॉम द डिसीज श्योरिटी, सोचिए कि प्रिंसिपल डेटर भी एक्सपायर हो चुका है, श्योरिटी भी जिसने गारंटी दी वो भी एक्सपायर हो चुका है, उसके बावजूद जो लीगल हेयर हैं
इसीलिए मैंने कहा कि जो है 2 पार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि समझने की बात है। आप सोचिए ये चीज़ कितनी खतरनाक चीज़ है। सोचिए किसी ने लोन लिया हो, आपके बाप दादा किसी ने मतलब ग्रैंडफादर वगैरह ने कभी गारंटी दे रखी होगी, तो चिंता मत करिए, तैयार हो जाइए, बैंक आपसे वसूलेगा। बाबा जी की संपत्ति पिताजी के पास, पिताजी की संपत्ति अब आपके पास आ रही है, और अभी भी आप जो है उसमें लायबल बनते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो ये हो गई लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी की बात। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है। वर्ड याद रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ओके, श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है को एक्सटेंसिव होती है, प्रिंसिपल डेटर के बराबर ही होती है, समान ही होती है, लागू रहती है बराबर में। ठीक है, श्योरिटी को जो है फेवर्ड डेटर भी कहा जाता है। ठीक है, फेवर्ड डेटर इसलिए कहा जाता है कि जब प्रिंसिपल डेटर जो है पैसे नहीं दे पाएगा, तभी श्योरिटी को जो है प्रिंसिपल डेटर की जगह लेनी होगी। ठीक है, और उसके बाद में प्रिंसिपल डेटर के द्वारा जो भी पैसे उधार लिए गए होंगे वो सारे के सारे अब श्योरिटी को पे करने पड़ेंगे। इवन इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मूलधन तो पे ही करोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे। एक बार आपने उधारी चुका दी तो आप ओरिजिनल क्रेडिटर की जगह पर आ जाते हो। अब आपको अधिकार होगा कि आप मुख्य उधार लेने वाले से, प्रिंसिपल डेटर से सारा का सारा पैसा, है ना, वसूल सकते हैं। यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन है, यदि आप चाहें तो अपनी जो लायबिलिटी है उसको लिमिटेड कर सकते हैं। कौन? श्योरिटी। लायबिलिटी जो श्योरिटी होती है तो कोई एक्सटेंसिव होती है, प्रिंसिपल डेटर के समान ही होती है, लेकिन यदि चाहे तो उसे लिमिट कर सकता है। जैसे यदि मान लो 80,000 रुपये की लोन है, लेकिन आप अगर लिख देते हो कि मैं गारंटी देता हूँ कि भाई मैं पेमेंट करूँगा, लेकिन मेरी जो मतलब गारंटी की लिमिट है वो 50,000 रुपये तक ही होगी, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी 50,000 की होगी, भले ही लोन 80,000 का 8 करोड़ का हो, उसे मतलब नहीं है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ये है कि मतलब अगर जो है प्रिंसिपल डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इस वजह से आप ये कहो कि जो है बैंक है वो आपके ऊपर कोई एक्शन ना ले, श्योरिटी के ऊपर कोई एक्शन ना ले, और आप उसे रोक सके तो आप रोक नहीं पाओगे। भले ही प्रिंसिपल डेटर जो है दिवालिया हो गया है, लेकिन आपके ऊपर एक्शन होगा, आपसे पैसे वसूले जाएंगे। दूसरा केस था कि अगर जो है जो बैंक है, क्रेडिटर है, वो अगर कोई डिक्री ले आए जो है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के खिलाफ, तो श्योरिटी को कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर श्योरिटी को कोई अधिकार नहीं है भैया कि आप रोक दो कि पहले प्रिंसिपल डेटर से पैसे वसूलो, जितनी भी रेमेडीज अवेलेबल हैं, जितने भी उपाय उपलब्ध हैं, कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ से वसूल लो, उसके बाद मुझसे पैसे वसूलो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। बैंक चाहे तो प्रिंसिपल डेटर को छोड़ के आप ही से वसूल ले, वो बैंक की मर्जी होगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्रेडिटर अगर जो है प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करता है, किसी तरीके को केस नहीं करता है, बैंक जो है, बैंक लोन लेने वाले पर कोई केस नहीं करता है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है, या प्रिंसिपल डेटर को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है लॉ के द्वारा, तब भी जो है श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। जब प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है, उसके बावजूद भी जब तक श्योरिटी ज़िंदा रहेगा उसकी ऑब्लिगेशंस ख़त्म नहीं होती हैं। यहाँ तक कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, स्टेट मतलब जो भी साम्राज्य संपत्ति है, वो आपके जो उत्तराधिकारी हों उनको जिनको मिलेगा, इनहेरिट किया जाएगा, उस पर भी जो है बैंक अपना लायबिलिटी वसूल सकता है। यानी कि प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो गई, श्योरिटी की भी डेथ हो गई, उसके बावजूद जो श्योरिटी के लीगल हेयर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनसे भी पैसे वसूले जा सकते हैं। फिर बात करेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी की। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है अ गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। तो एक ऐसी गारंटी जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कवर किया जाता है। विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन की कई मतलब एक तरफ से कई ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उन सब को कवर करे कोई गारंटी, तो उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ गारंटी इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन ट्रांजेक्शन। ये एक ट्रांजेक्शन पर लिमिटेड नहीं होती है। जैसे बैंक से आपने 10 करोड़ का लोन लिया या 10 लाख का लोन लिया, एक गारंटी दे दी, तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की बात हुई ना, उसके अलावा तो जो है कोई और फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है ना, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है। लेकिन सोचो कि एक लोन लिया, फिर दूसरा लोन लिया, फिर तीसरा लोन लिया, और वही बैंक गारंटी, एक ही बैंक गारंटी उन सभी लोन को यदि कवर करती रहे तो उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कह सकती है ना। तो दिस टाइप ऑफ गारंटी नॉट लिमिटेड टू ओनली वन ट्रांजेक्शन बट टू मैनी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ एक ट्रांजेक्शन पर नहीं रुकती बल्कि कई ट्रांजेक्शन को कवर करती है, सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया, इलस्ट्रेशन, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ में, अ शॉपकीपर, यानी कि ये शॉपकीपर हैं, दुकान चलाते हैं, टू अलाउ मिसेज ए, यानी कि इनकी वाइफ, इनकी जो वाइफ हैं, इनकी वाइफ के लिए, टू टेक व्हाट एवर गुड्स सी मे नीड फ्रॉम हिज शॉप, यानी कि वो इनकी वाइफ जो है बी की दुकान पर जाएंगी, जो उनको सामान चाहिए वो लेकर चली आएंगी, लेकिन 20,000 रुपये तक का ऐसा मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए से
बी के बीच में, भाई कि जब भी हमारी वाइफ है जो भी सामान मांगे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20,000 रुपये से ज़्यादा का मतलब टोटल सामान की कीमत 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिस्टर ए विल बी लाइबल फॉर द डेट्स इनकर्ड बाई मिसेज ए अप टू द गिवन अमाउंट, यानी कि मिस्टर ए जो है जिम्मेदार होंगे इस उधारी को चुकाने के लिए, लेकिन कितने तक, जो भी हमने लिमिट बताई हुई है 20,000 रुपये तक। अगर मिसेज ए 20,000 तक का खर्चा करते हैं तो वो चुकाया जाएगा एक मतलब उनके हस्बैंड के द्वारा। अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट दिस टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी। अब यहाँ पर कैसी गारंटी चल रही है, कंटिन्यूइंग गारंटी। देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी क्यों है, इस महीने हो सकता है 20,000 का खरीदें, अगले महीने फिर 20,000 करें, अगले महीने फिर 20,000 का, और वो गारंटी चलती रहेगी, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। अब क्या हुआ, अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाई नोटिस टू द क्रेडिटर, सेक्शन 130। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 130 कहता है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है उसे किसी भी समय पर रिवोक किया सकता है, हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, श्योरिटी के द्वारा। श्योरिटी के द्वारा कभी भी जो है हटाया सकता है। तो यहाँ श्योरिटी कौन है, मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि भाई है ना, यहाँ उधार कौन ले रहा है, उनकी वाइफ, उधार दे कौन रहा है, शॉपकीपर। तो ये क्रेडिटर हो गया, ये प्रिंसिपल डेटर हो गई इनकी वाइफ, और ए जो है आपका क्या हो गया, ए यहाँ पर हो गया श्योरिटी। ठीक है, तो श्योरिटी जब चाहे तो अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को जो है रिवोक कर सकता है, हटा सकता है, किसके लिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के, ध्यान दीजिएगा इस बात को, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जुलाई महीने में मिसेज ए यानी उनकी वाइफ गई 20,000 का सामान खरीद लाई, और 28 जुलाई को एक जो है मतलब जो है क्रेडिटर को नोटिस आता है कि मैं जो है अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को, मिस्टर ए ने कहा मैं हटाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 जुलाई के बाद जो परचेजिंग करेंगे मिसेज ए, वहां पर ये गारंटी लागू नहीं हुई, इसके पिछली जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं उन सब पर ये लागू रहेगी। ओके, क्रेडिटर को एक नोटिस दिया जाएगा, तब ये गारंटी कभी भी इन्वोक की जा सकती है। से मिस्टर ए एंड हिज वाइफ आर नाउ लिविंग सेपरेटली। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए और उनकी वाइफ का झगड़ा हो गया और वो अलग अलग रहते हैं। मिस्टर ए में इन्फॉर्म मिस्टर बी दैट गारंटी स्टैंड रिवोक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। मिस्टर ए ने क्या किया, दुकानदार को बता दिया कि भैया आज से हमारी जिम्मेदारी खत्म है, क्योंकि जो है वाइफ हमारी अलग रहने लगी है। देन एनी डेट इनकर्ड बाई मिसेज ए आफ्टर सच अ रिवोकेशन वुड नॉट बी पेबल बाई मिस्टर ए। तो क्लियर सी बात है, उस भाई तुमने अपनी गारंटी रिवोक कर ली है, उसके बाद अगर मिसेज ए जो भी खर्चा करेंगी उसकी वसूली मिस्टर ए से नहीं की जा सकती है, क्योंकि दुकानदार को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड जो है बात किसकी, कंटिन्यूइंग गारंटी की। डेथ ऑफ श्योरिटी की बात करते हैं। श्योरिटी की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली व्हेन द श्योरिटी डाइज द गारंटी एंड फ्रॉम दैट डेट। देखिए नॉर्मली ये होता क्या है कि जिस डेट को श्योरिटी की डेथ होती है गारंटी उसी दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सभी केसेस में ट्रू नहीं है, लेकिन ये सभी केसेस में सही नहीं, क्योंकि अभी पीछे ही मैंने आपको बताया कि गारंटी जो श्योरिटी उसके जो है लीगल हेयर यानी उसके उत्तराधिकारी से भी पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है, द डेथ ऑफ श्योरिटी it depends upon the terms of contract and the intention of parties as regard future transaction। तो ये निर्भर करता है किस बात पर कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म क्या हैं और पार्टीज का इंटेंशन, इरादा क्या है फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को लेकर। द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट एज ए रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न। ये बोल रहे हैं कि श्योरिटी की जब डेथ हो जाती है तो वो काम करती है किसका, कंटिन्यूइंग गारंटी के रिवोकेशन का, यानी कि उसी दिन ही, जिस दिन डेथ होगी उसी दिन ही ये माना जाएगा कि अब जो है गारंटी रिवोक हो गई है, किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर लागू नहीं होती है। जनरली ऑल गारंटीज ऑब्टेन्ड बाय बैंक्स आर कंटिन्यूइंग गारंटी। जनरली जो भी गारंटीज ऑब्टेन्ड की जाती है बैंक के द्वारा वो कंटिन्यूइंग गारंटी टाइप की होती हैं, और श्योरिटी की डेथ होने पर गारंटी जो है स्टैंड रिवोक फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, गारंटी ऑटोमेटिक हट जाती है भविष्य की ट्रांजेक्शन के लिए। दिस इज़ द प्रिसाइज रीजन, और यही असली वजह है कि जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है गारंटर की डेथ हो गई है तो बैंक प्रेफर करता है क्या, रनिंग अकाउंट मतलब ब्रेक द रनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ बारोवर। बारोवर का जो खाता है उसको रन करना बंद करवाने की कोशिश करने लगता है कि नहीं अब ये बंद कर दो खाता, क्योंकि गारंटर की डेथ हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, कन्फ्यूजिंग सा रिप्लाई अब आया है मेरे ख्याल से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि जब भी श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो गारंटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है उसी डेट से, लेकिन ये सभी केसेस में सही नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म कैसे हैं, पार्टियों का इंटेंशन कैसा है। ठीक है, जब डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो उसी समय ये मान लिया जाता है कि गारंटी रिवोक हो गई है और किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर वो लागू नहीं होगी। जनरली
बैंकों के द्वारा जो गारंटी ऑब्टेन की जाती है वो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, और श्योरिटी की डेथ के केस में फ्यूचर की सभी ट्रांजेक्शन पर ये गारंटी को रिवोक्ड माना जाता है। इसी वजह से जब भी किसी बैंक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गारंटर की डेथ हो गई है, तो जो बैंक है वो चाहता है कि अब जो है खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन ना होने दी जाए, बारोवर का खाता रोक दिया जाए रनिंग ऑफ दैट अकाउंट। ठीक है, तो डेथ ऑफ श्योरिटी का केस आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूइंग गारंटी का भी कॉन्सेप्ट हमने समझाया कि इसमें जो है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए जब गारंटी दी जाती है तो उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं होती, बल्कि इसमें मैनी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दिया कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से, बी दुकानदार है। ए ने कहा है कि जब भी मेरी वाइफ सामान लेने आती है आप उसको सारा सामान देंगे, मैक्सिमम लेकिन 20,000 रुपये तक का सामान यदि आप देते हैं तो मैं आपको पैसे लौटाऊंगा। तो ये एक तरीके की कंटिन्यूइंग गारंटी है। हर बार मिसेज ए खरीदारी करेंगी और ए की जिम्मेदारी बनी रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद में लेकिन यदि आप इस कंटिन्यूइंग गारंटी को चाहते हैं कि नहीं हमें ख़त्म करना है, तो आप एक काम करिए, क्रेडिटर को एक नोटिस दे दीजिए कि भाई आज की डेट से मैं इस गारंटी से अपने आप को हटा रहा हूँ। तो क्या होगा कि पीछे की तो सारी ट्रांजेक्शन गारंटी में रहेंगी, लेकिन उसके बाद में फ्यूचर की डेट में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें आपको कोई भी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। यही बताया गया है कि अगर मिस्टर ए और मिसेज ए बाद में अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए और उनकी वाइफ अलग अलग रहने लगे। मिस्टर ए ने जाकर के दुकानदार को बताया कि भाई अब जो है मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, अगर मेरी वाइफ कोई परचेजिंग करती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा, अगर सोचो कि इसके बावजूद मिसेज ए यानी उनकी वाइफ जा करके इस दुकानदार से बी से कोई खरीदारी करती हैं, तो अब उसको लौटाने की जिम्मेदारी मिस्टर ए की नहीं है, क्योंकि गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी यहाँ पर रिवोक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।